नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है कुहासा। मेडिकल में प्रवेश के साथ ही मेरा और रेनू दीदी का चोली दामन का साथ छूट गया। नाते रिश्तेदार हम मौसेरी बहनों को एक दूसरे की परछाई कहा करते थे, क्योंकि बचपन से ही साथ रहने का कोई भी मौका हम दोनों नहीं छोड़ती थे। इतना मेल मिलाप होते हुए भी हम दोनों नदी के दो किनारों की तरह थी। दोनों के स्वभाव में भी जमीन आसमान का अंतर था। मैं एकदम बहुमुखी, हंसमुख, खुलकर हंसने बोलने वाली, सबसे घुल मिलकर जानने वाली लड़की थी, तो दीदी बेहद अंतर्मुखी, गंभीर और एकाकी प्रवृत्ति की। अपने स्वभाव के अनुरूप अध्ययन समाप्त कर उन्होंने अध्यापन का पेशा चुना और तभी मेरा मेडिकल में प्रवेश हो गया। मुझे वह शहर और दीदी का साथ छोड़ना पड़ा। दीदी ने भी समझाया कि अपने खतों के माध्यम से वे हमेशा मेरे समीप बनी रहेगी। उन जैसी अंतर्मुखी लड़की को भी अपने मन की गुत्थियों को खोलने के लिए कोई भरोसेमंद हमदर्द तो चाहिए ही था। हमारा आपसी संस्प्रेषण भी अजीब था। दीदी हमेशा भावनाओं से सराबोर लंबे लंबे खत लिखती थी और मैं प्रत्युत्तर में फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करती थी। मेरे साथी डॉक्टर हमेशा शिकायत करते थे कि मेरा मोबाइल हमेशा व्यस्त रहता है, पर मैं आदत से मजबूर थी। कलम घिसना मेरे बूते से बाहर था और पेट का सब कुछ दीदी के सम्मुख उगलने बिना मुझे खाना ही हजम नहीं हुआ करता था। मैं बेकाकी से दीदी के सम्मुख सब कुछ बोल देती थी। छेड़छाड़, रोमांस तक की बातें भी मज़े ले लेकर बताती थी। बताती तो दीदी भी सब कुछ भी अपने खतों में, लेकिन उनकी शैली जुदा थी। प्याज की परतें जैसी धीरे धीरे उतर रही हो, वैसे ही वे खतों में खुलती चली जाती थी। उनके खत मेरे लिए जिंदगी के सबसे बड़े आकर्षण होते थे। आरंभ से लेकर अंत तक भूखी आंखों से जब तक पूरा न निगल लेती, चैन नहीं पड़ता था। कई बार तो ईर्ष्या होती, काश यह हुनर मुझ में भी होता तो किसी को भी मुट्ठी में कैद कर लेती। दीदी के इसी हुनर पर फिदा होकर एक व्यवसायी पुत्र ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया था। वैसे तो खूबसूरत दीदी पर मंडराने वाले आशिक मिजाज भंवरे बहुत थे, लेकिन अमित जीजाजी की कला पारखी नज़रों ने उनका सही आंकलन किया था। शादी से दीदी के खतों का अंतराल जरूर बढ़ गया था, लेकिन उनके आकर्षण की महक पहले से दोगुनी हो गई थी। परीक्षाओं की वजह से मैं उनकी शादी में नहीं जा पाई, जिसका मुझे शायद जिंदगी भर अफसोस रहेगा। इसके बाद भी कभी अमित जीजाजी से मुलाकात का मौका नहीं मिला, लेकिन खतों के द्वारा दीदी ने उनका ऐसा रेखा चित्र मेरे सम्मुख खींच दिया था कि शायद प्रत्यक्ष मुलाकात होने पर भी मैं उनके बारे में इतना न जान पाती। दीदी के कुछ खतों की बानगी इस प्रकार थी। जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी चारू, कभी सोचा भी न था। अमित मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार कि शब्दकोश लेकर बैठूं तो भी उसकी अभिव्यक्ति के शब्द ना खोज पाऊंगी। लगभग रोज ही वह मुझ पर एक कविता लिख डालते हैं। प्यार से सराबोर उनका एक एक शब्द, एक एक हरकत मुझे मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ऐसा लगता है कि मैं अब तक उनके बगैर कैसे जिंदा थी। सच चारू, पूजने को दिल करता है उन्हें। कभी लिखती, बिल्कुल तेरे जैसा स्वभाव है अमित का, शायद इसलिए वे मुझे इतने अच्छे लगने लगे हैं। हर वक्त हंसी मजाक बतियाते रहना। एक दिन के लिए भी टूर पर चले जाते हैं तो घर काटने को दौड़ता है। कभी सोचती हूँ चारू, काश मेरा स्वभाव भी तुझ जैसा होता। अमित को मैं भी बहुत चाहती हूँ, पर उनकी तरह बोलकर, शायरी सुनाकर, खुल्लम खुल्ला चुंबन आलिंगन देकर अपना प्यार व्यक्त नहीं कर पाती। न जाने अमित मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। शायद मुझे बिल्कुल नीरस, बोरिंग, अनरोमांटिक लड़की समझते होंगे। सोच सोचकर मन बहुत घबराता है। उपयुक्त प्रत्युत्तर ना पाकर कहीं उनका मन मेरी ओर से फिर ही न जाए। पता नहीं मैं उनके लायक हूँ भी या नहीं। फिर एक दिन खत आया। मैं गलत सोचती थी चारू। अमित न केवल मुझे चाहते हैं बल्कि अच्छी तरह समझते भी हैं। मेरी आशंका भांपकर उन्होंने मुझसे कहा, मैं जानता हूँ तुम भी मुझे प्यार करती हो। हर इंसान की अभिव्यक्ति का अपना अलग तरीका होता है। तुम्हारी आंखों की गहराई, तुम्हारे दिल की धड़कनें, तुम्हारे कांपते हाथ, लड़जते होंठ तुम्हारे दिल का सारा चिट्ठा खोल देते हैं और मुझे तुम पर और भी प्यार आने लगता है। जिंदगी के हर मोड़ पर मेरे कदम तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझ पर हमेशा विश्वास रखना चारू।
मैं उनकी महानता, उनके प्यार के आगे नतमस्तक हूँ। डर लगता है कहीं ये सब मुझसे छिन न जाए। एक और राज की बात बताऊं, अमित को बच्चों से बहुत प्यार है। बच्चों के साथ वे केवल बच्चे बन जाते हैं। कई बार शरारत में कहते हैं, मेरा तो मन करता है घर में क्रिकेट टीम खड़ी कर दूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, हम बच्चा प्लान कर रहे हैं, जल्दी ही तुम्हें खुशखबरी दूंगी। इसके बाद लंबे समय तक दीदी का खत नहीं मिला। मेरा पीजी गायनेकोलॉजी में चयन हो गया था, इसलिए मैं भी पूरी तरह पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी। एक दो बार समय निकालकर दीदी को फ़ोन भी किया तो पता चला उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अमित जीजाजी भी एक नई ब्रांच खोलने के चक्कर में टूर पर ज़्यादा रहने लगे हैं। भाई की शादी तय हुई तो मैंने पूरे सप्ताह की छुट्टी ले ली। 4 दिन शादी में और फिर 2 दिन रेनू दीदी के पास रहूंगी। पढ़ कर उब गई हूँ, कहीं पागल ही ना हो जाऊं। भाई की शादी का जितना उत्साह था उतना ही रेनू दीदी से मिलने का मोह था, और इन सब से भी ऊपर पहली बार अमित जीजाजी से मिलने का उतावलापन था। किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सुन लो तो फिर मन उससे मिलने को अत्यंत व्याकुल हो उठता है। मेरी भी यही स्थिति हो रही है, लेकिन बेहद निराश हुई यह जानकर कि जीजाजी की नई ब्रांच का उद्घाटन भी शादी वाले दिन ही होना था। इसलिए शादी के सभी मांगलिक अवसरों पर वे अनुपस्थित ही रहे। हाँ, रेनू दीदी जरूर सभी कार्यक्रमों में उपस्थित हो रही थी, पर एक ही शहर में होने के कारण वे हर रस्म पूरी तरह से घर लौट जाती। इस कारण मुझे उनसे बातचीत का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। शरीर से भी थकी मांदी ही लग रही थी। माँ और मौसी ने पूछा तो यही कहा कि बीमार रहने लगी है, जल्दी थक जाती है। खैर, शादी के सभी रस्में धूमधाम से संपन्न हुई। एक ही लाडली बहन होने के कारण मैं पूरी शादी की चकरघिन्नी की तरह घूमती रही। अगले दिन जब भैया भाभी हनीमून के लिए रवाना हो गए तो मैं भी अपना सूटकेस उठाकर रेनू दीदी के साथ चल पड़ी। जानती थी उन जैसे अंतर्मुखी धीर गंभीर व्यक्तित्व से कुछ भी उगलवाना टेढ़ी खीर है, पर मुझे इंतजार था भावनाओं से उस सैलाब का जो अतीत को कुरेदने के साथ उमड़ कर आएगा और अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाएगा। इसलिए घर में घुसते ही मेरी जुबान की पिटारी खुल गई। अगला पिछला खट्टा मीठा कोई भी वाकया याद करने में मैं नहीं चुकी। रेनू दीदी मेरे संग जबरन हंसने मुस्कुराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं जानती थी वह मेरे साथ होकर भी नहीं थी। पूरे समय वे हाँ हूँ ही करती रही। आ भी न दीदी, खूब चालाक निकली। पता नहीं चारू आने वाली है तो जीजाजी को पहले ही गायब कर दिया। कहीं एक जैसे स्वभाव वाले आपस में दिल न लगा बैठे। क्यों दीदी, यही खतरा था ना आपको अपनी छोटी बहन से। दत्त पगली, कुछ भी बोल जाती है। और वैसे भी चारू, अब तेरे जीजाजी वो पहले वाले जीजाजी नहीं रहे, बिल्कुल बदल गए हैं। मेरी तरह गंभीर संजीदा चुप चुप रहने लगे हैं। लेकिन क्यों दीदी? अपनी पोल खुल जाने पर इंसान चहकता रह सकता है क्या? पोल, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनकी जिस महानता के आगे मैं नतमस्तक थी चारू, उसकी पोल खुल चुकी है। याद है मैंने तुम्हें लिखा था कि अमित को बच्चों से बहुत प्यार है और हम बच्चा प्लान कर रहे हैं। हाँ, तो तुम प्रेग्नेंट हो? मैं खुशी से चहकी। नहीं, यह सुख मेरे भाग्य में नहीं। मैं निरंतर प्रयासों के बाद भी मैं लंबे समय तक कंसीव नहीं कर पाई। तो हम दोनों ने अपनी डॉक्टरी जांच कराने का निर्णय लिया। जांच कराकर आए काफ़ी दिन बीत चुके थे। मैंने एक दिन अमित से उनकी रिपोर्ट के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट तो 2-3 दिन बाद ही आ गई थी। संतान सुख हमारे भाग्य में नहीं है रेनू, कहते हुए उनका मुख लटक गया। क्या मैं ठगी सी खड़ी रह गई? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सदमे से बरबराने लगी थी। चारू, क्या हम कभी मम्मी पापा नहीं बन पाएंगे अमित? कोई मुझे बाहें फैलाकर मम्मा मम्मा नहीं पुकारेगा? दरअसल जब से हमने बच्चे की प्लानिंग की थी, मैं सोते जागते उसी के सपने देखने लगी थी। अपने सपनों को इतनी बेदर्दी से कुचल जाना मैं सह नहीं सकी। मुझे चक्कर सा आने लगा। अमित ने मुझे बाहों में उठा लिया और लाकर बेड पर लिटा दिया। मुझसे बहुत प्यार करती हो ना रेनू? मेरी आंखों में झांकते हुए अमित ने मुझसे प्रश्न किया। मैं सहमति से सर हिलाया तो वे आगे बोलने लगे। क्या मेरी इस छोटी सी कमी को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती?
एक पल को मुझे ऐसा लगा चारू मानो मेरे आसपास सैकड़ों बम फट गए हो। उन आंखों की याचना और स्वर की वेदना ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने अपने दिल को कड़ा किया और अमित का मुंह अपने सीने में छुपा लिया। जिंदगी में पहली बार मैंने अमित को इतना टूटते हुए देखा था। अमित अपनी कमजोरी की वजह से हीनता का शिकार ना हो जाए, इसलिए मैं अपने दिल का दर्द उनके सामने जाहिर नहीं होने देती थी। अब तक अमित की महानता मुझ पर हावी थी। पहली बार मुझे महानता दिखाने का मौका मिला था। मैं चाहती थी कि अमित मुझसे याचना करे कि मैं दूसरी शादी कर लूं या नियोग का कृत्रिम गर्भधारण या ऐसा ही कोई उपाय कर मां बनने का गौरव पालूं। मैं दीदी को अविश्वास से घूरने सी लगी। क्या आप सचमुच ऐसा चाहती हैं दीदी? नहीं चारू, मेरी सोच इतनी संकीर्ण नहीं है, लेकिन अमित ऐसा आग्रह तो कर सकते हैं। फिर मना करके आप अपनी महानता प्रदर्शित करना चाहती हैं? झूठ नहीं बोलूंगी चारू, शायद मैंने ऐसा ही कुछ चाहा था, और यदि मैंने ऐसा चाह भी लिया तो क्या गलत किया? मैं भी इंसान हूँ, आखिर कब तक सामने वालों की महानता का बोझ उठाऊं? मुझे लगा मानो कि मनोचिकित्सक शास्त्र से किसी गहन चक्रव्यूह में फंस गई हूँ। रेणु दीदी की मनोस्थिति सचमुच विचित्र और अचंभित करने वाली थी। उन्हें ऐसा कहने के लिए उकसाने हेतु मैं कई बार उनके सामने बच्चे की कमी का रोना भी लेकर बैठ जाती, लेकिन वे बेहद संयम से मुझे ही समझाने लग जाते कि हमारे भाई बहनों के बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं रेणु। उन पर, अपने आसपास के बच्चों पर अपनी ममता लुटाओ। इस देश में संतान के लिए तरसने वालों से ज़्यादा संख्या ममता के लिए तरसने वाले बच्चों की है। जिंदगी में बच्चे बहुत कुछ होते हुए भी सब कुछ तो नहीं होते ना। तुमने कितने ही निसंतानों को सुखी संपन्न जीवन जीते देखा होगा, तो कितने ही संतान वालों को नरक सा जीवन जीते भी देखा होगा। इसलिए जो हमारे नसीब में नहीं है उसे लेकर क्यों परेशान हो? चारू, मैं हैरान रह जाती। क्या यह वही इंसान है जो बच्चों पर जान छिड़कता था, घर में क्रिकेट टीम खड़ी करने की बात करता था, पर तुम्हें तो बच्चों से इतना प्यार है? मैं टटोलती। हाँ था, अब भी है, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। हाँ, यदि तुम चाहो तो तुम्हारी खुशी के लिए हम बच्चा गोद ले सकते हैं। नहीं अमित, अपना खून तो अपना ही होता है, पराया खून वह खुशी नहीं दे सकता। हालांकि ऐसा कहते हुए मेरा दिल मुझे कचोटता कि मैं उस महान आत्मा को कितना कष्ट पहुंचा रही हूं, पर फिर भी आस बनी रहती शायद अब वे कोई ऐसा प्रस्ताव रखेंगे। पर प्रत्युत्तर में उनकी ठंडी निश्वास मुझे अंदर तक चीर जाती। महानता की मूर्ति खोखले आदर्शवाद का पुतला लगने लगती। मेरी वही आंखें जो पहले उनके प्यार के विश्वास में लबालब भरी नजर आती थी, अब निरादर और अवहेलना के भाव दर्शाने लगी। मैं लाख अपने भावों को छुपाने का प्रयास करूं, लेकिन अमित मेरी हर धड़कन, हर नज़र पहचानते हैं। अब तो मैं छुपाने का प्रयास भी नहीं करती। मेरी नफरत के बावजूद वे मुझे अब भी प्यार करते हैं, पर शायद मेरे तेवर देखकर पहले की तरह खुलकर प्रदर्शन नहीं कर पाते। उनकी उपस्थिति में मैं असहज महसूस ना करूं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त टूर के बहाने घर से बाहर रहते हैं। मेरे लिए स्थिति और भी दमघोटू है। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही चारू कि मैं चाहती क्या हूँ। अंदर ही अंदर घुट रही हूँ मैं। चारों ओर कुहासा सा नज़र आता है। सब समझते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यह तन से ज़्यादा मन का रोग है। सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाएगी। रेणु दीदी मेरे लिए सहानुभूति की पात्र थी। मैं देर तक उन्हें समझाती रही। शाम को खाना खाकर टहल रहे थे कि दीदी को अचानक तेज पेट दर्द होने लगा। मैंने उन्हें उनकी डॉक्टर के पास ले जाना ही उचित समझा। दीदी के इशारे पर मैंने दराज से उनकी केस फाइल निकाली और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर जब तक अंदर उनका मुआयना करती रही, मैं उनकी फाइल रिपोर्ट, जीजाजी की रिपोर्ट आदि देखती रही। दीदी को कार में बिठाकर मैंने डॉक्टर से अपने शक की पुष्टि की। घर लौटते वक्त मैं विचारों के गहन जाल में उलझी रही। तड़के ही मुझे रवाना होना था। कहने सुनने के लिए बस आज की रात थी। कल जीजाजी भी आ जाएंगे। मेरी उनसे इस बार भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। कल और रुक जाती तो अपने जीजाजी से मिल लेती। रात को पास पास लेटे तो दीदी ने बात छेड़ी। मैं चुप ही रही। क्या बात है? जब से डॉक्टर के यहाँ से लौटे हैं
तू बहुत चिंतित है। क्या मुझे कैंसर वैंसर जैसी कोई बीमारी है? आपने कभी अपनी फाइल देखी दीदी? नहीं, देख भी लूँ तो मैं क्या समझूं डॉक्टरी भाषा? बता न क्या हुआ है मुझे। कुछ नहीं, वह तो मामूली पेट दर्द ही था। अनियमित माहवारी वालों को अक्सर हो जाता है। लेकिन अब जो सच मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और सुनने से ज़्यादा समझना। संतानों उत्पत्ति में अक्षम जीजाजी नहीं, आप हैं। जीजाजी ने आपसे यह सच क्यों छुपाया? इसका मेरी समझ में तो एक ही कारण आता है कि वे आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं और आपके दुख को कम से कमतर करना चाहते हैं। आप उनके प्यार को हमेशा महानता के तराजू में ही तौलती रहीं, कभी उनकी महानता में छुपे प्यार को पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। तभी तो उनका निश्चल प्यार भी आपको बोझ लगने लगा। बच्चे की कमी तो आप फिर भी दूर कर लेंगे, लेकिन इतना प्यार करने वाला पति यदि आपने अपनी नासमझी से खो दिया तो फिर नहीं पा सकेंगी। तड़के जब मैं रवाना होने लगी तब अंधेरा सा छाया हुआ था, पर दीदी के चेहरे पर उभर रही उम्मीद की चमक बता रही थी कि नए प्यार का सूरज उगने वाला है और कुहासा छटने में अब देर नहीं है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।